गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपन जेट का क्रेश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में अपन बात करते हैं किसकी, परमाणु संरचना की। तो थोड़ा सा स्पीडली पढ़ेंगे तो आप देखना, और वही चीजें पढ़ेंगे जो जेट में आने लायक होती है। फालतू की अदर चीजें अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जिनसे कोई क्वेश्चन आप तक, जैसे जेट के पहले के 10-15 साल पुराने जो क्वेश्चन है उनको देखते हुए अपन देखेंगे कि भाई क्वेश्चन इनसे आते हैं या नहीं आते। तो ज्यादातर जो पॉइंट है उन्हीं पॉइंट पर ज्यादा फोकस करेंगे जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन अब तक आए हैं जेट में। तो देखो, सबसे पहले अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन है ये, तो आपको एक बार बात करते हैं अपन परमाणु संरचना के। देखो, एक तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था सबसे पहले, अगर अपन बात करते हैं परमाणु सिद्धांत की, तो परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। डाल्टन ने कब दिया था? 1808 में। सन याद करने की जरूरत नहीं किसी की भी। अब जॉन डाल्टन ने क्या कहा परमाणु के बारे में कि किसी भी पदार्थ का या द्रव्य का सबसे सूक्ष्म अविभाज्य कण किसको माना? परमाणु को। लेकिन जैसे 19वीं शताब्दी का प्रारंभ हुआ, परमाणु के अंदर मौलिक कणों की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। इसका मतलब परमाणु को अपन और आगे सूक्ष्म कणों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। यानी किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु नहीं होता। परमाणु को अपन किसमें, यानी छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर क्या कर सकते हैं? विभाजित। जो परमाणु के क्या कहलाते हैं? मौलिक कण कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है। देखो, परमाणु के जो फंडामेंटल पार्टिकल है, परमाणु के मौलिक कणों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मौलिक कण। तो अगर मौलिक कण की बात करें तो परमाणु के 3 मौलिक कण आपके पास में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन को अपन ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक तो देखो, इनकी खोज और इनका द्रव्यमान, इनका आवेश क्या होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं। देखो यहाँ पे मैं नया पेज लेता हूं। देखो, ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। अगर अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? सर जे जे थॉमसन की खोज तो किसने की थी? जे जे थॉमसन। जे 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 थॉमसन कब की थी? 1897 में। ये मैं सन याद करने की जरूरत नहीं है आपको। इसने, जे जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट कौन से किया था? आपके पास में कैथोड रेज ट्यूब, यानी कैथोड आपके पास में किरण, यानी के अंदर आपके पास में। ये खोज के बारे में इतना, खैर आपको क्या देखना है, आपको तो सीधा सिंपल सी बात है, खोज किसने की? जे जे थॉमसन ने। इसके बाद में बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है। तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। तो आवेश होता है, वो आवेश कितना होता है? ऋणावेशित, तो माइनस। और चार्ज का मान होता है 1.6 इंटू की पावर कितना होता है आपके पास में? माइनस का 19 ग्राम होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, ये आवेश किसने बताया? मुल्लिकन ने बताया। किसने बताया? मुल्लिकन ने। मुल्लिकन ने। और कौन से प्रयोग के द्वारा? तेल बूंद प्रयोग के द्वारा। तेल बूंद प्रयोग के द्वारा। तेल बूंद प्रयोग, यानी इसको अपन बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा मुल्लिकन ने आवेश का मान बताया। किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की मास। एम का मतलब ये द्रव्यमान, मास, और किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 पावर कितना होता है? माइनस का 28 किसमें आपके पास में? ग्राम में। और यदि अपन केजी में कन्वर्ट करना चाहिए इसको, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा? 9.1 इंटू 10 पावर कितना होता है आपके पास केजी में। लेकिन इसके बाद में अपन बात करते हैं एक क्वेश्चन, जैसे मोल कॉन्सेप्ट से भी पूछा जाता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो सिंपल सी बात है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अवगाद्रो संख्या के बराबर। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर कितना होता है? माइनस का 28 किसमें? ग्राम में। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6.023 इंटू 10 की पावर कितना? 23। ये अवगाद्रो संख्या। एक मोल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर कितना? 28 किसमें? ग्राम में। जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास में कितना आएगा? 0.00054 ग्राम प्रति
मोल, जिसको मैं यूं भी लिख सकता हूं अगर पॉइंट के बाद में जैसे 3 जीरो, इनको अगर मैं 5 4 और इसको मिली लिख सकता हूँ, मिलीग्राम प्रति क्या हो जाएगा आपके पास में। तो एक तो ये चीजें याद रखनी है आपको। इलेक्ट्रॉन के बारे में खोज किसने की? सर जे थॉमसन की। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ऋणावेशित करना है, तो आप चार्ज का मान कितना होगा? माइनस का 1.6 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 19 कूलाम हो जाएगा। जबकि अपन बात करते हैं कि जो आवेश का मान है वो मूल्य करने कौन से प्रयोग के द्वारा? तेल बूंद प्रयोग के द्वारा किया। द्रव्यमान है आवेश के ऊपर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम में है। और अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, तो ये कितना होगा आपके पास में? 54 मिलीग्राम प्रति मोल होगा। एक देखो अपन स्पेशल चार्ज की बात करें, विशिष्ट आवेश जिसको बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का अगर विशिष्ट आवेश देखें अपन इसको, आवेश स्पेशल चार्ज बोलते हैं। तो अगर विशिष्ट आवेश की बात करें, इसको अपन डिनोट करते हैं ए बाई एम। आवेश को, आवेश बटा द्रव्यमान को अपन क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश बोलते हैं। तो आवेश का मान तो आपको पता ही है, -1.6 इंटू की पावर कितना आपके पास ग्राम में। और द्रव्यमान भी आपको पता है कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर कितना। जब इसको कैलकुलेटेड करते हैं तो ये आएगा आपके पास में माइनस का 115 पावर आपके पास एट गुलाम प्रति ग्राम। ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इस चार्ज होता है, विशिष्ट आवेश होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में केवल इतनी चीजें पढ़नी है आपको। इसके बाद में दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें अपन, किसकी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो खोज का देखो कुछ अलग अलग चीजें, कुछ गोल्डस्टाइन को मानते, कुछ रदरफोर्ड को मानते। वैसे सही 1907 के अंदर रदरफोर्ड ने, इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की थी प्रोटॉन की। अब प्रोटॉन की बात करें तो अपन बोलते हैं परमाणु उदासीन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर अगर ऋणावेश है तो प्रोटॉन पर कौन सा होता है? धनावेश, क्योंकि न्यूट्रॉन तो खुद ही क्या होता है? उदासीन होता है। तो प्रोटॉन पर अगर अपन आवेश की बात करते हैं तो ये धनावेशित कण होता है, तो इस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के समान ही होगा चार्ज तो, लेकिन इसकी प्रकृति होगी वो कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी। तो प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास में? कूलम। और यदि प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें अपन, मास की बात करें, प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है आपके पास में 1.672 इंटू 10 की पावर कितना होता है? माइनस का 24 किसमें होगा? ग्राम में। और यदि मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड करेंगे अपन, कितना हो जाएगा? 1.672 इंटू 10 की पावर कितना होगा? 27 जाएगा आपके पास में केजी में। अब इसी, अगर अपन प्रोटॉन के एक मोल प्रोटॉन की बात करें, एक मोल प्रोटॉन का अगर अपन द्रव्यमान कैलकुलेटेड करना चाहे, जिसको प्रोटॉन का मोलर द्रव्यमान कहेंगे, क्या बोलेंगे? प्रोटॉन का मोलर द्रव्यमान। तो एक मोल प्रोटॉन का मतलब आपके पास में कितने प्रोटॉन हो गए? आपके पास में अवगाद्रो संख्या बराबर प्रोटॉन हो गए। तो कितने प्रोटॉन हो गए? 6.023 इंटू 10 पावर कितना हो गया आपके पास में? और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पता है 1.672 इंटू 10 पावर कितना होता है? माइनस। तो इसको कैलकुलेटेड करेंगे तो ये आएगा 1.007 आपके पास में ग्राम प्रति मोल। एक मोल प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1.00 कितना होता है? 7 ग्राम प्रति मोल होता है। वैसे ये जो रदरफोर्ड था, ये रदरफोर्ड किसका शिष्य था? जे थॉमसन का। तो जे थॉमसन ने खोज की इलेक्ट्रॉन की, रदरफोर्ड ने खोज की किसकी? प्रोटॉन की। इसके बाद में अपन तीसरा मौलिक कण जो फंडामेंटल पार्टिकल की बात करते हैं, वो किसकी बात करते हैं? न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की। तो देखो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की रदरफोर्ड के शिष्य ने। तो रदरफोर्ड का जो शिष्य था वो जेम्स एडविक था। तो इस खोज किसने की? जेम्स एडविक ने। जेम्स एडविक। इसकी खोज कब की गई? 1932 में। और 1939 में इसके लिए इसको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला 1939 में। तो जैसे ये सारी चीजें सन आपको याद करने की जरूरत है नहीं। अब देखो न्यूट्रॉन की खोज सबसे लास्ट में हुई, कब हुई? निल्स बोर ने जब अपना परमाणु मॉडल दे दिया था, तब भी निल्स बोर को यह पता नहीं था कि नाभिक में प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्योंकि इसकी खोज लेट होने का कारण यही है क्योंकि ये क्या होता है कि न्यूट्रल पार्टिकल है, उदासीन कण होने के कारण इसकी खोज सबसे लास्ट में। और जेम्स एडविक ने इसकी खोज कैसे की? इसने बेरिलियम के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करवाई। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 9। और इसके ऊपर कौन से कणों की बौछार करवाई? अल्फा कणों की। तो अल्फा कणों की बौछार करवाई तो इससे एक नया जो आपके पास में एलिमेंट बना वो तो बना कार्बन, और दूसरा जो पार्टिकल बना आपके पास में न्यूट्रॉन।
था न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन की खोज, तो ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। खोज के लिए जेमसेड दिया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया। इसके अलावा न्यूट्रॉन को आप पता है कि ये उदासीन कण है, तो इस पर आवेश रहित कण है। या आवेश क्या होता है, होता ही नहीं है, तो ये आवेश रहित कण, आवेश के ऊपर चार्ज नहीं। और अगर अपन बात करें इसके द्रव्यमान की, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.65 पावर कितना होता है माइनस ग्राम में। वही अगर अपन केजी में कैलकुलेटेड करें तो कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो 1.675 इंटू पावर कितना होता है माइनस का आपके पास में 27 का केजी में। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक मोल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक मोल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब एक मोल न्यूट्रॉन का मतलब पता है आपके पास में, यानी कितने न्यूट्रॉन आपके पास में अवगाद्रो संख्या के बराबर। तो अवगाद्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10 की पावर है 23। और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता 1.65 इंटू पावर कितना होता है माइनस ग्राम में। जब इसको कैलकुलेटेड करेंगे तो ये आएगा अपने पास में 1.008 ग्राम प्रति कितना होगा। तो ये आपके पास में परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी परमाणु 3 मौलिक अणुओं से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे, न्यूट्रॉन से। इसके अलावा परमाणु में कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल भी होते हैं, जिनके बारे में अपन स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जेट आईसीआर इनमें चीजें पूछे नहीं जाते। जैसे पॉजिट्रॉन हो गया आपके पास में, एंटी इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास में, न्यूट्रिनो हो गया, ये सारे क्या होते हैं कि नॉन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। अब देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो एक तो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को अपन जेड से तो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को अपन किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट, यानी एक मास नंबर है और एक आपके पास में एटॉमिक नंबर है। देखो किसी भी तत्व को कोई भी परमाणु उस परमाणु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि ये तो लिखते हैं अपन यहाँ पे जेड यानी परमाणु क्रमांक, और ऊपर यहाँ पे लिखते हैं अपन द्रव्यमान संख्या। तो ये जो जेड है परमाणु क्रमांक है, ये आपके पास में एटॉमिक नंबर है। क्या ये आपके पास में एटॉमिक है, तो एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो क्या होता है आपके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या ही आपके पास में क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। और जबकि द्रव्यमान संख्या की बात करें, ए यहाँ पे क्या आपके पास में मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होती है आपके पास में, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। अब देखो किसी परमाणु में अगर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो अपन न्यूट्रॉनों की संख्या यूं ज्ञात कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो द्रव्यमान संख्या में से अपन परमाणु क्रमांक को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या ए का मतलब क्या आपके पास में न्यूट्रॉन प्लस है प्रोटॉन की संख्या, और जबकि जेड का मतलब क्या आपके पास में प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन से प्रोटॉन कैंसिल हो, तो आपके पास में क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन बचेंगे, क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए आप द्रव्यमान संख्या में से किस निकाल सकते हो, परमाणु क्रमांक को, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हो, द्रव्यमान संख्या। अब देखो एक चीज आगे अपन परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, परमाणु के देखो नाभिक में तो कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर इस नाभिक के बाहर वर्ताकार पथ के अंदर जिसको अपन कोष बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, इसमें लगाता है इलेक्ट्रॉन। नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियन कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। पर ये भी न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। और अपन एक बात करते हैं कि एक अगर आपके पास में उदासीन परमाणु होता है, उदासीन परमाणु, उस उदासीन परमाणु में अपन बात करेंगे तो आपको पता है कि परमाणु अगर उदासीन है तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है, तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की क्या होती है, समान होती है। तो उदासीन परमाणु में हमेशा प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या किसके इक्वल होती है, आपके पास में न्यूट्रॉन की संख्या के इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की क्या होती है, समान होती है, तभी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन के त्यागने से और ग्रहण करने से कभी भी परमाणु क्रमांक परिवर्तित नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित होती है। इसके अलावा आपको एक बात और देखनी, एक परमाणु है, इस परमाणु का परमाणु भार ज्ञात करते हैं अपन, एटॉमिक वेट जिसको
परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट ज्ञात करने में केवल अपन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के भार को ही शामिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन के भार को कभी भी शामिल नहीं करते। एक परमाणु का भार ज्ञात करने में केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार को शामिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को कभी भी शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अभी अपन ने देखा कि 54 मिलीग्राम प्रति मोल होता है, तो जो बिल्कुल नगण्य के बराबर होता है, नेग्जिबल यानी बिल्कुल अपन शून्य मान सकते हैं। इसलिए एक परमाणु का द्रव्यमान केवल किसके ऊपर निर्भर करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है एक परमाणु का द्रव्यमान। और यहाँ पे इस द्रव्यमान संख्या को अपन क्या बोल रहे हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या है। तो इसका मतलब द्रव्यमान संख्या को ही अपन क्या बोल सकते हैं? एक मोल परमाणु का अपन क्या बोल सकते हैं? परमाणु भार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परमाणु भार। किसको? द्रव्यमान संख्या को। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपके पास में यहाँ पे मैंने लिखा कि मेरे पास में कोई एक एलिमेंट है, जैसे मान लो ये जिंक है, जिंक के ऊपर चार्ज आपके पास में प्लस का 2 है, परमाणु क्रमांक तो आपको सब पता कितना, और द्रव्यमान संख्या में 7। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपको पास में, एक तो पूछ सकता है प्रोटॉन की संख्या, इसके अलावा आपके पास में पूछ सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, या मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ कि न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक होता है, वही क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या ये आपके पास में 30 हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अगर जिंक उदासीन होता, अगर न्यूट्रल होता, तो अगर इसका परमाणु क्रमांक 30 है, यानी प्रोटोनों की संख्या आपके पास में 30 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास में कितनी? 30 ही होती। कब है? जब ये न्यूट्रल होता, उदासीन होता। लेकिन जिंक के ऊपर यहाँ पे चार्ज कितना दे रहा? प्लस का 2। तो इसका मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो अगर उदासीन होता तो 30 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन प्लस 2 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बचेगी आपके पास में 28। और यदि न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो आपको, तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितनी थी? जेड का मान आपको पता है कितना हो जाएगा आपके पास? 40। तो 40 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई अगर अपन क्वेश्चन की बात करें, जैसे अपन अगर फिर देखो ये क्वेश्चन की बात और करें, जैसे मैंने बोला ये क्वेश्चन यहाँ पे एक त्रिऋणावेशित, एक त्रिऋणावेशित परमाणु, एक त्रिऋणावेशित है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, 18। वह न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? अब आपको क्या क्या पूछ सकता है यहाँ पे? एक त्रिऋणावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने 18 बोली, व न्यूट्रॉन की संख्या कितनी बोली? 16 बोली। तो मैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता हूँ आपके पास में? ये पूछ सकता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे आपके पास, या मैं ये पूछ सकता हूँ कि परमाणु क्रमांक क्या होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछूंगा तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक ही पूछ। इसके अलावा आपके पास में पूछ सकता है कि द्रव्यमान संख्या क्या होगी? क्या होगी? द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो देखो अपन बात करें कि ये कोई एक आपके पास में परमाणु है, इसके ऊपर चार्ज कितना बता रखा है इसने? माइनस का, वो माइनस का 3 बोल रहा है। माइनस का कितना बोल रखा है? एक त्रिऋणावेशित परमाणु, तो त्रिऋणावेशित है तो चार्ज कितना? माइनस का 3 है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बता रहे कि इसने? 18। तो इसका मतलब अगर यही एलिमेंट अगर आपके पास में, अगर ये परमाणु एटम आपके पास में अगर उदासीन होता, न्यूट्रल होता, ये 18 इलेक्ट्रॉन कब हुए? जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो रही है आपके पास में? 18 हो रही है। इसका मतलब न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी थी आपके पास में? 15 थी। तो ये देखो यहाँ पे अपन बात करें, अगर ये +3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके पास में 18। उदासीन में इलेक्ट्रॉन संख्या थी 15। जब उदासीन में अपन बात करें, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है, तो प्रोटोनों की संख्या भी कितनी आपके पास में? 15 ही होगी। क्योंकि 15, तो अपन बोल सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक तो कितना होगा आपके पास में? 15 होगा, यानी आपके पास में प्रोटोनों की संख्या 15 होगी। और अपन परमाणु को भी बता सकते हैं, जब परमाणु क्रमांक आपके पास में 15, इसका मतलब ये क्या होगा? फोस्फोरस। क्या होगा? ये फोस्फोरस होगा। अब यहाँ पे पूछे आपके पास में द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो द्रव्यमान संख्या आप बता सकते हो, ये क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस है
प्रोटॉन की संख्या का योग ही तो होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको क्वेश्चन दे रखी है, कितनी दे रखी है 16, और प्रोटॉन की संख्या आपके पास में कितनी 15, तो टोटल आपके पास में कितना बताओ, द्रव्यमान संख्या आएगी आपके पास में 31 हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे। अब अपन बात करते हैं, देखो एक चीज आपको, देखो एक चीज यूं याद रखनी है, सभी परमाणु, ये तो आपको अभी मैंने बात की अपन, एक परमाणु के नाभिक में तो कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बाहर वर्ताकार पथ के सभी परमाणु 3 मौलिक कणों से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लेकिन देखो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3, ये हाइड्रोजन का आपके पास में प्रोटियम है, ये हाइड्रोजन का आपके पास में ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन का आपके पास में ट्राइटियम है, 3 समस्थानिक। मैं अगर इस प्रोटियम की बात करूं तो प्रोटियम में अगर मैं न्यूट्रॉनों की संख्या देखना चाहूंगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या भी 1, और प्रोटोनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक भी कितना 1 - 1 हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि तो यहाँ पे 0 है। पहले इसकी बात करते हैं, जब न्यूट्रॉनों की संख्या 0, इसका मतलब ये हाइड्रोजन परमाणु केवल 2 ही मौलिक कणों से मिलकर बना, ये मौलिक कणों से मिलकर होता है, किन से, केवल 2 ही मौलिक कणों से, किस इलेक्ट्रॉन से, और वह किससे, प्रोटॉन से। न्यूट्रॉनों की संख्या आपके पास में 0 होती है। तो बाकी सभी परमाणुओं के लिए अपन बोलते हैं सभी परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु याद रखना आपको केवल कितने मौलिक कणों से मिलकर बना हुआ, 2 ही मौलिक कणों से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0। बाकी हाइड्रोजन का ये दूसरा समस्थानिक है, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, जिसको भारी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, अपन डी से डिनोट करते हैं, भारी हाइड्रोजन। भारी हाइड्रोजन कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या 2 है, और परमाणु क्रमांक कितना 1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। ये ट्राइट्रियम है जो रेडियो एक्टिव भी होता है, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बात करें तो 3 - आपके पास सीधे ट्राइट्रियम में न्यूट्रॉनों की संख्या है, भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या है। और एक क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि कौन सा परमाणु केवल 2 ही मौलिक कणों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, तो कौन होगा, हाइड्रोजन। बाकी सभी परमाणु तीनों मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे, न्यूट्रॉन से। अब देखो अपन बात करते हैं समस्थानिक, समभारिक, ये देखो कुछ चीजें होती है, जैसे ये जेड के सिलेबस में तो वैसे अगर आप पॉइंट पढ़ोगे तो वहां पे सीधा लिखा हुआ निल्स बोर के परमाणु मॉडल से है सिलेबस में, लेकिन इसे पिछले साल भी जैसे क्वेश्चन पूछा गया सम इलेक्ट्रॉनिक का, तो ये कुछ पार्ट है पहले का जो जनरल नॉलेज का है, जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं जैसे जेड में। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं अपन, आइसोटोप। देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु समस्थानिक नहीं हो सकते। कार्बन का समस्थानिक नाइट्रोजन नहीं हो सकता, या नाइट्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन। या तो कार्बन तत्व के परमाणु ही आपस में समस्थानिक होंगे, या नाइट्रोजन तत्व के परमाणु ही आपस में क्या होंगे, समस्थानिक होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु कभी भी समस्थानिक नहीं हो सकते। तो समस्थानिकों के लिए बात करते हैं तो समस्थानिक अपन बोलते हैं एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। तो समस्थानिकों के लिए बात करते हैं तो अपन बोलते हैं परमाणु क्रमांक है जेड, वो तो क्या होता है इनके अंदर इक्वल होता है, जेड तो क्या होगा आपके पास में, यानी एक ही तत्व के परमाणु होंगे। लेकिन अपन बोलेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या, ये दोनों क्या होगी आपके पास में, डिफर होगी, दोनों क्या होगी आपके पास में, डिफर, भिन्न भिन्न होगी। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन के समस्थानिक देखे अपन, देखो मैंने यहाँ पे लिखा C612 है, ये आपके पास में 16 है, ये आपके पास में 14 है। तो देखो ये कार्बन के एक ही तत्व के सारे कार्बन के हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या तो कितनी है आपके पास में 12, इसकी द्रव्यमान संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करूं तो बताओ, न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या 12 है और परमाणु क्रमांक 6, तो 12 - 6 आपके पास में कितना बचेगा, 6। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 13 में से 6 जाएंगे तो कितने आपके पास में 7, और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या आपके पास में 8। तो अपन बोल सकते हैं द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है इनकी, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या है, भिन्न भिन्न है। ये समस्थानिक कहलाते हैं। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाएंगे आपके पास में, समस्थानिक कहलाएंगे। अब देखो कुछ चीजें आपको यूं भी याद रखनी है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे समस्थानिक भिन्न होते हैं तो द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसका मतलब परमाणु भार भी भिन्न है। क्या भिन्न है, परमाणु भार। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 1 मोल इस कार्बन के द्रव्यमान की बात करूं तो इसका तो 1 मोल, अगर इस कार्बन के द्रव्यमान की बात करते तो इसका तो कितना होगा 12 ग्राम।
और यदि मैं 1 मोल इस कार्बन की बात करूं तो इसका द्रव्यमान कितना होगा 13 ग्राम और इसका कितना होगा 14 ग्राम। तो द्रव्यमान संख्या भी बोल सकता है या वहां पे बोल सकता है कि समस्थानिक भिन्न होते हैं, किसमें परमाणु भार में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जेड इक्वल होता है, यानी समान किसमें होते हैं, जब जेड इक्वल है इसका मतलब आपके पास में प्रोटोनों की संख्या क्या है, इक्वल है। और जब प्रोटोनों की संख्या इक्वल है तो अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी आपके पास में, इक्वल होगी। इसका मतलब समस्थानिक किसमें समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन में समान होते हैं, प्रोटोन में समान होते हैं या परमाणु क्रमांक में समान। और जब इलेक्ट्रॉन समान है तो अपन बोल सकते हैं कि जैसे ये कार्बन है, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगा 1s2 2s2 और आपके पास में 2p2। तो अपन ये बोल सकते हैं बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, आउटर से 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 हो गए। तो ये कार्बन के 3 समस्थानिक है तो तीनों की संयोजकता कितनी होगी, 4 ही होगी। इसका मतलब ये किसमें समान होते हैं, संयोजकता कोश में इनमें इलेक्ट्रॉन समान होते हैं या इनकी संयोजकता भी क्या होती है, समान होती है। रासायनिक गुण भी समान होते हैं क्योंकि रासायनिक गुणों को कंट्रोल कौन करता है, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक इक्वल है तो इसका मतलब रासायनिक गुण भी आपके पास में कौन क्या है, समान है। तो ये चीजें क्वेश्चन सिंपल सा यू पूछ लेगा। समझतानी अपन पढ़ने में केवल इतनी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है कि भाई समझतानी क्या होने चाहिए, जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अपन बोलते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, एक ही तत्व के परमाणु। लेकिन ये सिंपल सी बात है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या को अपन क्या बोल सकते हैं, परमाणु भार भिन्न है। और अपन यहाँ पे बोल रहे हैं जेड इक्वल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, समान है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इसका मतलब कोश में इलेक्ट्रॉन समान है। रासायनिक सारी चीजें आपको। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक अभी अपन ने देखे थे, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसके बाद में अपन बात करते हैं समभारिक की। किसकी बात करते हैं, समभारिक। नाम से पता चल रहा है समभारिक यानी भार बराबर हो, इस इंग्लिश में अपन बोलते हैं आइसोबार्स। क्या बोलते हैं, आइसो। समभारिक की बात करते हैं अपन है तो समभारिक क्या होंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। यानी जैसे कार्बन का नाइट्रोजन संभारिक हो सकता है, ऑक्सीजन संभारिक हो सकता है। तो अपन बोलते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो। द्रव्यमान संख्या समान होगी यानी ए क्या होगी, अब की बार द्रव्यमान संख्या क्या होगी, इक्वल होगी। द्रव्यमान संख्या को तो अपन क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, समान होगी। तो ये भिन्न किन किन में होंगे, परमाणु क्रमांक में। या परमाणु क्रमांक को क्या बोल सकता हूँ मैं, प्रोटोनों की संख्या बोल सकता है, या अपन उदासीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो उतनी मानते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होगी आपके पास में, डिफर होगी, क्या होगी, डिफर। और न्यूट्रॉनों की संख्या भी आपके पास में क्या होगी, डिफर होगी, भिन्न भिन्न। समभारिक होते हैं उनमें द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है, इक्वल होती है, बाकी परमाणु क्रमांक, प्रोटोनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, जैसे यहाँ पे अपन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा ये C614 आपके पास में, एक मैंने लिखा है यहाँ पे N। बताओ इसकी भी द्रव्यमान संख्या कितनी है सर, इसकी भी द्रव्यमान संख्या, यानी 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान 14 ग्राम होगा, इस 1 मोल नाइट्रोजन का भी कितना होगा, 14 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा, 14 ग्राम। तो दोनों का परमाणु भार बराबर है, इसलिए इनको अपन क्या बोल रहे हैं, समभारिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, समभारिक। जबकि अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास में कितनी है, 6, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। तो इसका मतलब संयोजकता कोष में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी दोनों की संयोजकता क्या होगी, अलग अलग होगी। रासायनिक गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये इतनी चीजें और देखनी। इसके बाद में एक अपन और यहाँ पे पढ़ते हैं अपन, सम न्यूट्रॉनिक। क्या पढ़ते हैं, समय न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक को अपन बोलते हैं आइसोटोन, आइसो। अगर मैं आइसोटोन्स की बात करूं तो नाम से पता चल रहा है अब की बार न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान हो। तो यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। सम न्यूट्रॉनिक इसका मतलब एन, अब की बार न्यूट्रॉनों की संख्या तो क्या होगी आपके पास में, इक्वल हो, क्या होगी, इक्वल। लेकिन क्या क्या चीजें भिन्न होगी, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी, या अपन पहले बोले कि परमाणु क्रमांक भिन्न होगा, या प्रोटोनों की संख्या भिन्न होगी, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होगी। ये तो क्या होगी आपके पास में, डिफर होगी। और यदि अपन बात करते हैं द्रव्यमान संख्या भी क्या होगी आपके पास में, डिफर होगी, भिन्न भिन्न होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कार्बन का एक 614 है आपके पास में, एक मैंने यहाँ पे लिखा N आपके पास। तो ये देखो अलग अलग तत्वों के परमाणु है, इनकी द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न है। इसकी द्रव्यमान संख्या 10, इसकी द्रव्यमान संख्या 15 और इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग है, इसमें इलेक्ट्रॉन 6, 7 और इसमें 8 है। लेकिन अगर न्यूट्रॉनों की संख्या देखें तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 14 में से 6, ये तो कितने, 8।
इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 15 में से 7 जाएंगे तो कितने, 8 बचेंगे। यहाँ न्यूट्रॉन 15 में से 8 गए तो कितने, 8 बचे। सब में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। ये आपस में क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक। इसके बाद में एक और आता है सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। अगर सम इलेक्ट्रॉनिक की अपन बात करें तो अपन बोल सकते हैं वे परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है, या वे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो एग्जाम्पल की अपन बात करें, देखो अगर सम इलेक्ट्रॉनिक की अपन एग्जाम्पल देखें, यानी सिंपल सी डेफिनेशन, तो वे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या हो, समान हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखो आपके पास में सी माइनस लिखा, सी ओ लिखा, कार्बन मोनो, ये साइनाइड है, ये कार्बन मोनो, ये आपके पास में डाइनाइट्रोजन, आपके पास में मैंने यहाँ पे ये सिलिकॉन लिखा। अब देखो अगर इनकी बात करें अपन, तो यहाँ पे देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना आपके पास में, तो यानी इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 7। और इसके ऊपर चार्ज माइनस का 1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास में, 14 इलेक्ट्रॉन, 14। यहाँ पे बात करते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक वही 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। कोई चार्ज नहीं है, न प्लस का है न माइनस का, इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितनी है। नाइट्रोजन की बात करें तो 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास में, 14 हो जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना आपके पास में, 8। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16। लेकिन चार्ज बताओ कितना, प्लस का 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो ये माइनस का 2 यहाँ पे, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास में, 14। और मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन का तो परमाणु क्रमांक ही कितना होता है, 14। नई इलेक्ट्रॉन दे रखा, नई इलेक्ट्रॉन ले रखा, कोई चार्ज है नहीं, मतलब जब परमाणु क्रमांक 14 है तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी 14 होगी। तो बताओ ये सब आपस में क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में क्या है, समान है। अब पिछली बार जेट में जो क्वेश्चन पूछा गया, जेट 2020 के अंदर आया आपके पास में, जेट 2020 ये क्वेश्चन आया था, एफ माइनस का सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब ऑप्शन में दे रखा था आपके पास में, एक ऑप्शन में दे रखा था, जैसे यहाँ पे आपके पास में कार्बन दे रखा था, दूसरा ऑप्शन में माइनस की बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अपन बात करते हैं तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन, और साथ में इसने माइनस का 1 है, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भाई, 9 इलेक्ट्रॉन तो कब होते हैं, जब ये उदासीन होता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो आपके पास में 10। जबकि यहाँ पे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी, 9 होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना आपके पास में, 8। उदासीन होता तो 8 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन माइनस का 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन संख्या 10 हो गई। और नाइट्रोजन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 7 ही होगी। तो इसका मतलब फ्लोरीन माइनस का आपके पास में, फ्लोराइड का सम इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा आपके पास में, ऑक्सीजन है, 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन संख्या 10 है। तो ये पिछली बार क्वेश्चन आया था आपके। इसके बाद में अपन बात करते हैं, जैसे और एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये कार्बोनेट आपके पास में, ये नाइट्रेट आपके पास, ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या सम इलेक्ट्रॉनिक है क्या। तो आपको क्या करना है, चाहे कितना बड़ा आपके पास में जैसे मॉलिक्यूल दे दे, आपको क्या परमाणु क्रमांक को ऐड करना। देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑक्सीजन में, तो 3 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे आपके पास में, 24। अब चार्ज देखना है कि प्लस है कि माइनस है। अब इस पे चार्ज माइनस का है, तो इसका मतलब इस 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे अपन नाइट्रेट की बात करें तो नाइट्रोजन का तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन में आपको पता है कितना, 8, तो 3 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे आपके पास में, 24। और इसके ऊपर चार्ज कितना, माइनस का 1, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास में, 32। जबकि सल्फर में देखते हैं, यहाँ पे देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना आपके पास में, 16 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, सल्फर में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, परमाणु क्रमांक कितना, 8, तो एक ऑक्सीजन में 8 है, तो 2 में कितने होंगे,
16 होंगे। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपके पास, तो सब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक संख्या 32 है, इसका ये सब आपस में क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये चीजें आपको एक बार देखनी है, सम इलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक, समकालिक और सम न्यूट्रॉनिक। इसके अलावा एक चीज और चलती है आपके पास में, आइसोडाइफर्स चलते हैं अपन बहुत होता आइसोडाइफर्स। अब आइसोडाइफर्स किसको बोलते हैं? अपन बोलते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु, यानी आपके पास में जेड क्या होगा, आपके पास में डीफर हो, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी आपके पास में, डीफर होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या डीफर होगी, द्रव्यमान संख्या भी क्या होगी, डीफर होगी। लेकिन अपन बोलते हैं इस आइसोडाइफर्स में इसका मतलब इक्वल क्या होगा, यानी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर है ना, डिफरेंस, वो डिफरेंस क्या होना चाहिए आपके पास में, इक्वल होना चाहिए। वो आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोडाइफर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का जो अंतर है, वो अंतर जो डिफरेंस है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या होना चाहिए आपके पास में, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोडाइफर्स कहलाएंगे। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। देखो एग्जांपल की बात करें, जैसे अपन, जैसे एक मैं थोरियम की बात करता हूँ। थोरियम का परमाणु क्रमांक होता है आपके पास में 90 और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 200। इसके अलावा बाद में अपन बात करें यूरेनियम की, यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 238। तो देखो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न आपके पास में, इसकी 234, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होगी। अगर मैं न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करूं तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करूं तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी ए माइनस का जेड। तो ए माइनस का जेड की बात करें तो ए का मान तो कितना 234 और माइनस का क्या आपके पास में कितना है 90। तो ये हो जाएगा आपके पास में 0, ये 13 में से आपके पास में 9 गए तो कितने आपके पास में, और आपके पास में तो ये 140 हो गया। कितना हो गया आपके पास में 140। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें अपन, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 238 में से आप कितना माइनस करो 92, 92 द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक कितना है 92। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 4। और यहाँ पे अपन बात करते हैं आपके पास में, तो ये कितना होगा आपके पास में 146 होगा। कितना होगा 146, और ये कितना होगा 140 होगा, 144 होगा ना, कितना हो जाएगा ये 144 और ये 146। अब यहाँ पे डिफरेंस की बात करते हैं अपन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की डिफरेंस की बात करें तो न्यूट्रॉन तो कितने आपके पास में 144 और माइनस आपके पास में प्रोटॉन कितने 92। ये डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 2 और ये 14, तो ये आपके पास में कितना बचेगा आपके पास में 5, तो 52। और यहाँ पे अगर अपन डिफरेंस की बात करें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 146, ये 90, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन है ना 90, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। यहाँ पे बात करते हैं 146 माइनस का, यहाँ पे अपन माइनस करते हैं तो यानी न्यूट्रॉनों की संख्या पहले ज्ञात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 4 में से 0 जाएगा तो ये तो कितना बचेगा आपके पास में 4 और ये 13, तो ये आपके पास में कितना 42 यार 100। अब अपन को डिफरेंस किसका देखना है, न्यूट्रॉन माइनस है प्रोटॉन का, तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो कितनी है आपके पास में 144 और आपके पास में परमाणु क्रमांक कितना है 90, तो ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा आपके पास में 54 का। यहाँ पे भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की अगर अपन बात करें तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो कितनी है आपके पास में 106 और यदि अपन द्रव्यमान परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये कितना है 92। ये कितना बचेगा, ये भी आपके पास में 50। तो बताओ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो दोनों का कितना आ रहा है 54 आ रहा है। इनको अपन क्या बोल सकते हैं, आइसोडाइफर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइसोडाइफर्स। तो ये आइसोडाइफर्स कहलाते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का क्या हो, डिफरेंस हो। अब अपन बात करते हैं परमाणु मॉडल की। तो देखो परमाणु मॉडल की अगर अपन बात करें, परमाणु मॉडल
देखो परमाणु मॉडल में आपको सबसे पहले अपन परमाणु मॉडल की बात करते हैं तो सर जे थॉमसन ने जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया। और कौन सा परमाणु मॉडल? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग। तो ये मॉडल क्या था जे थॉमसन का? इसने ये कहा कि परमाणु होता है वो एक धनावेशित गोला होता है, यानी पूरे परमाणु में धनावेश होता है वो एक समान रूप से, यानी पूरा परमाणु किससे भरा होता है? धनावेश से। भरा होता है धनावेश से। और इलेक्ट्रॉन इसमें इस प्रकार बिखरे होते हैं जिस प्रकार तरबूज में कौन बिखरे होते हैं? जैसे तरबूज में जो लाल वाला भाग होता है जिसको अपन खाते हैं वो तो पूरा का पूरा धनावेश होता है, और जो बीज है उसमें वो बीज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कौन सा मॉडल बोला इसने? प्लम पुडिंग मॉडल बोला। ये जे थॉमसन का मॉडल है। फिर इसके बाद में दूसरा जो मॉडल दिया गया वो मॉडल दिया गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। किसका? रदरफोर्ड का। तो देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करते हैं अपन। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। अगर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि इसने सोने की एक पतली परत ली, यानी एयु धातु की आपके पास में सोने की पतली परत थी, इसके ऊपर बौछार करवाई अल्फा कणों की। मोटाई थी आपके पास में 0.4 मिली, और इसके ऊपर क्या करवाई? अल्फा कणों की बौछार करवाई। कौन से? अल्फा कणों की। अल्फा कण आपको पता ही है द्विधनात्मक हीलियम को बोलते हैं, हीलियम प्लस धनावेशित कण होते हैं अल्फा कण। जब रदरफोर्ड ने ये परमाणु मॉडल, ये प्रकीर्णन प्रयोग कहलाता है, ये रदरफोर्ड का कौन सा प्रयोग है? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन प्रयोग बोलते हैं इसको। कौन सा प्रयोग बोलते हैं? प्रकीर्णन। तो ये प्रकीर्णन प्रयोग किया तो सोने की पतली परत के ऊपर जब अल्फा कणों की बौछार करवाई तो इसने देखा अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। तो अगर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की अगर ये बात कहा कि अगर जे थॉमसन बोल रहा था कि अगर पूरा परमाणु धनावेशित होता, पूरे परमाणु में धनावेश होता, तो ये अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे नहीं निकलते। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग तो क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। तो खोखला होता है, इसका मतलब बिना विचलित हुए क्या हो गए आपके पास में? सीधे निकल गए अल्फा कण, क्योंकि अल्फा कण भी क्या होते हैं? धनावेशित। और उसने देखा कि 2 लाख कणों में से एक कण उसी मार्ग के अंदर वापिस लौट आता है। इसका मतलब ताकि धनावेश पूरे परमाणु में न होकर के कहां पे होता है? केंद्र में होता है। केवल कहां पे होता है? केंद्र में। तो और इस केंद्र को उसने क्या कहा? नाभिक कहा। क्या कहा? नाभिक। तो रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली परत के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करवाई तो उसने कहा कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकलते हैं। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग तो क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। और 2 लाख कणों में से एक कण, अल्फा कण, उसी पथ में वापिस लौट आया। इसका मतलब धनावेश होता वो पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित न होकर केवल कहां पे होता? केंद्र में निहित होता है। और उसको क्या कहा? नाभिक। इसका मतलब नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। किसको जाता है? रदरफोर्ड को। तो है वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है नाभ, यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है परमाणु के लिए, नाभिक के लिए। तो किसके लिए? नाभिक के लिए। नाम परमाणु मॉडल है लेकिन है किसके लिए? नाभिक के लिए। इसके अलावा रदरफोर्ड ने एक बात और बताई, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ के अंदर क्या करता है? गति करता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक का माप भी बताया। नाभिक, नाभिक का माप या नाभिक का आकार। तो रदरफोर्ड ने बोला कि जो नाभिक का आकार होता है वो 1 फर्मी के बराबर होता है। किस बराबर होता है? 1 फर्मी के बराबर। और 1 फर्मी का और माइनस का 13 सेंटीमीटर, या मीटर में चेंज और माइनस का 15 क्या हो जाएगा? मीटर। इसके सापेक्ष उसने परमाणु का भी आकार बताया। जो परमाणु का आकार होता है, परमाणु का आकार, तो परमाणु का आकार होता है वो आपके पास में कितना होता है? 10 की पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर। और यदि मीटर में चेंज करूंगा तो पावर माइनस का जाएगा मीटर में। तो परमाणु का जो आकार होता है वो नाभिक के आकार का लगभग 10 की पावर 5 गुना क्या होता है? बड़ा होता है। कितना गुना? 10 की पावर 5 गुना। देखो रदरफोर्ड ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया उसी समय एक वैज्ञानिक थे क्लार्क मैक्सवेल। क्लार्क मैक्सवेल। ये क्लार्क मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊपर अध्ययन कर रहा था। किसके ऊपर अध्ययन कर रहा था? विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊपर। ये यूं क्लार्क मैक्सवेल ये बोलता था कि जब कोई आवेशित, कोई चार्ज पार्टिकल जब को मोशन करता, गति करता, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा का क्या करता? हास करता है। तो निल्स बोर, जब इसके बाद में जो परमाणु मॉडल अपन पढ़ेंगे तो निल्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के लिए कहा कि अगर क्लार्क मैक्सवेल अगर बात ये कह रहा है कि आवेशित कण अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा का हास करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक
चार्ज पार्टिकल है आपके पास में, और ये जब नाभिक के चारों ओर जब ये गति करेगा तो ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा का क्या करेगा, हास करेगा। और जब इसकी ऊर्जा का हास होगा तो ये सर्पिलाकार पथ में गति करता हुआ किसमें गिर जाएगा, नाभिक में, और इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जबकि परमाणु का अस्तित्व होता है। तो इसलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को उसमें क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। अब अपन पढ़ेंगे किसका, नील्स बोर का परमाणु। देखो नील्स बोर का परमाणु